है सर, चलिए बढ़िया, शायद से। कोई बात नहीं। न्याय सर्वप्रथम समझदार परिवार में प्रमाणित होता है, फिर समाज में और पूरी धरती पर सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होता है। न्याय में जीने से मानव तृप्त रहता है, सुखी रहता है, समाधानित रहता है, वर्तमान में विश्वास सुदृढ़ होता है और हमारे व्यवहार में निरंतर प्रखरता, निखार प्रकट होता है। यह सब चीजें न्यायपूर्वक जीने से अनायास ही उपलब्ध होती है, जिसके लिए कहते हैं यह बहुत पुण्य से मिलेगा। पुण्य का मतलब हमको जो समझ में आया वह है समझदार होना। मानव समझदार होने की परंपरा में अपनी योग्यताएं, क्षमताएं, पात्रताएं अपने आप में प्रमाणित करना शुरू करता है। क्षमता अर्थात वहन करने वाली क्रिया। वहन क्या करना है? या तो जागृति को या भ्रम को। मानव जब जागृत हो जाता है तब भ्रम अपने आप विदा हो जाता है। मानव संस्कारानुसंगीय इकाई है। समझदारी या भ्रम परंपरा पूर्वक ही आता है। मानव संतान में उसकी परंपरा जन्म से ही विद्यमान होने के कारण वे गुण उसमें प्रचलित प्रेषित हो जाते हैं। इसके बाद आता है पुरुषार्थ और परमार्थ। पुरुषार्थ परमार्थ के आधार पर मानव समझदार होकर भ्रम से मुक्ति पाता है। भ्रम से मुक्ति का तात्पर्य जीवन जागृति पूर्वक जीने के कार्यकलाप। अभी तक परंपरा में हमको जो कुछ शिक्षा मिली है वह शरीर सापेक्ष जीना, इसकी गवाही है लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद के लिए पढ़ाते हैं। जबकि मानव जीवों पशुओं से भिन्न है, भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति वाला है। जीवन के कारण मानव में बहुमुखी अभिव्यक्ति है। मानव समाधान चाहता है, कोई पशु, झाड़, पत्थर समाधान नहीं चाहता। मानव समृद्धि चाहता है, कोई पशु पक्षी समृद्धि नहीं चाहता। किसी भी जानवर में, शेर, गाय, सांप, सूअर आदि में भी संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है। चींटी भी संग्रह के उद्देश्य से संग्रह करती है, ऐसा कुछ नहीं है। संग्रह के लिए प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं है। वस्तु मिलता है, इकट्ठा किया रहता है। मानव में जानबूझकर संग्रह सुविधा की प्रवृत्ति होती है। उसका कारण भोग, अति भोग की वासना है। इस आधार पर समाधान और व्यवस्था लक्ष्य न होकर संग्रह सुविधा हमारा लक्ष्य हो गया है और उसके लिए प्रिय हित लाभ दृष्टिकोण रहा और फलस्वरूप हम दुखी होते रहे, संघर्ष करते रहे, प्रताड़ित होते रहे। ये पहला बेटा यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कल हम बात कर रहे थे न्याय की। न्याय का क्या अर्थ था? न्याय का अर्थ था संबंधों की पहचान, संबंधों में मूल्यों की पहचान, उन मूल्यों का निर्वाह और उभय तृप्ति। तो वही के उसी के साथ बाबा जी आगे बढ़ रहे हैं। न्याय सर्वप्रथम समझदार परिवार में प्रमाणित होता है। भ्रमित मानव न्याय के बारे में सोच ही नहीं सकता। भ्रमित मानव अगर सोच सकता है तो वो भोग के बारे में, अति भोग के बारे में या संग्रह के बारे में सोच सकता है। तो न्याय कौन समझेगा? न्याय किसके लिए है? ये है समझदार परिवार के लिए। समझदार परिवार में ही न्याय प्रमाणित होता है। प्रमाणित होने का मतलब है लोग न्याय से जीते हैं, फिर समाज में और फिर पूरी धरती पर सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होता है। तो न्याय करने वाला एक मानव, वो मानव परिवार में न्याय करेगा। वो न्याय उसके परिवार में प्रमाणित होगा। उसके बाद एक एक करके कई परिवार न्याय से जिएंगे।
तो ये कहते हैं कि ये न्याय समाज में आएगा और समाज से न्याय पूरी धरती पर आएगा, और पूरी धरती जब समझदार होगी तो सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होगा। यानी पूरे धरती की व्यवस्था एक रहेगी, हर धरती के मानव की सोच एक रहेगी, हर धरती का मानव समाधान के साथ जी पाएगा। ये प्रमाणित होगा कहाँ पर? पूरे समाज में, सार्वभौम व्यवस्था में। लेकिन शुरुआत एक से होगी। न्याय से जीने से मानव तृप्त होता है। अगर हम न्याय के चौथे पॉइंट को देखें तो उसमें लिखा है उभय तृप्ति। उभय तृप्ति का मतलब संतुष्ट होना, सुखी होना, खुश होना। तो जब न्याय से मानव जीता है तो वो तृप्त रहता है, सुखी रहता है, समाधानित रहता है। तो देखो बेटा, एक चीज से, न्याय से क्या क्या मिल रहा है उसको? सुख मिल रहा है। सुख कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि उसमें कोई समस्या नहीं, वो समाधानित है। जब वो समाधानित रहता है तो समृद्ध भाव के साथ जी पाता है, और उसका वर्तमान में जो विश्वास है वो सुदृढ़ होता चला जाता है, और हमारे व्यवहार में निरंतर प्रखरता, निखार प्रकट होता है। जो व्यक्ति न्याय के साथ जीता है, अब देखो हम बेईमानी के साथ जीते हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान हम लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद, यानी लाभ प्रवृत्ति के साथ, भोग प्रवृत्ति के साथ और काम प्रवृत्ति के साथ जी रहे हैं। वो क्या रहा है? दिन प्रतिदिन हमारी जो हवस है, चाहे वो भोग के प्रति है, वो काम के प्रति है, या लाभ के प्रति है, वो बढ़ती जा रही है। गलत की तरफ चलते हैं तो गलतियां और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेती हैं। जब हम समझ की तरफ चलेंगे, और जब हमारी समझ का प्रमाण हमारे सामने होगा और उस प्रमाण से हम तृप्त होंगे, तो ये जो तृप्ति है, इस तृप्ति में और हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में निखार आता चला जाएगा। जब निखार आता चले जाएगा तो खुशी जो है, वो खुशी, वो सुख बढ़ता चला जाएगा, उसकी निरंतरता हो जाएगी। यह सब चीजें न्याय पूर्वक जीने से अनायास ही उपलब्ध हो जाती हैं। क्या? सुख और समाधान। जैसे ही हम न्याय की तरफ कदम बढ़ाते हैं, न्याय से जीना आरंभ कर देते हैं, तो वो कहते हैं ना, दिवाली पर एक के साथ एक फ्री, कई बार ऑफर आते हैं। तो यह समझदारी के साथ भी ऑफर है। समझदार से आदमी क्या होगा? सुखी होगा। सुखी होगा तो वो क्या करेगा? समृद्धि आएगी परिवार में। समझदारी से सुख, सुख से समाधान, समाधान से समृद्धि। तो एक न्याय के साथ जीने से तीन चीजें उसके साथ मुफ्त में आ रही है। ये जो कहा जाता है कि जो सुख शांति है, ये जो समझदारी है, जिसके लिए कहते हैं यह बहुत ही पुण्य से मिलेगा। क्या मिलेगा? समाधान, पुण्य से। तो कौन सा पुण्य है? ऐसा कौन सा पुण्य करना पड़ेगा जिससे हमारे को ये चीजें मिले? तो बाबा जी कह रहे कोई पुण्य उन्य नहीं, वो पुण्य केवल समझदारी है। पुण्य का मतलब हमको जो समझ में आया है वह है समझदार होना। समझदार होकर ही हम न्याय के साथ आचरण कर पाएंगे, और न्याय के साथ करेंगे तो सुख और समाधान और तृप्ति ये साथ में ही मिलेगी। मानव समझदार होने की परंपरा में अपनी योग्यताएं, क्षमताएं, पात्रताएं अपने आप से प्रमाणित करना शुरू कर देगा। क्या बता रहे हैं कि जब मानव जागृत होगा, जागृत होगा तो न्याय करेगा। तो अभी जो परंपरा बनी हुई है, भ्रम की परंपरा है। धर्म की परंपरा में हम कहा जा रहे हैं हराश की ओर, विनाश की ओर। लेकिन जब समझदारी की परंपरा होगी तो जागृति की परंपरा होगी। जब जागृति की परंपरा होगी तो हमारी क्षमता, हमारी पात्रता और हमारी योग्यताएं ये बढ़ती चली जाएगी।
किसके प्रति? समाधान के प्रति, सुख के प्रति, समृद्धि के प्रति। तो ये स्वतः ही हमारे आचरण में झलकने लगेगा। मैं जब समाधानित हो जाऊंगा, जब मुझ में लाभ प्रवृत्ति नहीं रहेगी, काम प्रवृत्ति नहीं रहेगी, मैं सब लड़कियों को, सब महिलाओं को बहन के रूप में स्वीकार कर पाऊंगा, सभी के साथ मैं परिवार के रूप में जी पाऊंगा। तो ये जो हवस है मेरी सामान को इकट्ठा करने की और जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करने की, ये स्वतः ही अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी। क्षमता अर्थात वहन करने वाली। बाबा जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, योग्यता, पात्रता, क्षमता। तो इसमें क्षमता क्या बता रहे हैं? इन तीनों पर जैसे हमने कहा न्याय, धर्म, सत्य पर किया, तो किसी दिन हम इन तीनों पर विचार भी करेंगे। लेकिन यहां समझते क्षमता क्या है। आपने पानी की टंकी पर लिखा होगा कि इसकी क्षमता इतने 1000 लीटर है, यानी उसमें कितना समा सकता है, वो कितना वहन कर सकती है। तो क्षमता का अर्थ है वहन करने की क्रिया। तो वहन क्या करना है? वहन का मतलब धारण क्या करना है, ग्रहण क्या करना है। ये जो टंकी है 500 लीटर जिसकी क्षमता है, ये जो मानव है जिसकी क्षमता असीमित है, तो इसे ग्रहण क्या करना है, इसे वहन क्या करना है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। या तो हम जागृति को वहन करेंगे, जागृति मतलब समझदारी को, या हम जैसा अब तक करते आए हैं, हम भ्रम को स्वीकार करेंगे। तो वहन करने के लिए हमारे पास 2 ही चीज है, या तो जागृति है या भ्रम है। मानव जब जागृत हो गया, जब मानव जागृत होता है यानी समझदारी की तरफ बढ़ता है, तो भ्रम अपने आप ही स्वतः ही दूर हो जाता है। पीछे इसी पुस्तक में एक लाइन आई थी कि जब भी हम समझदारी की तरफ या जागृति की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे सारे साप ताप पाप सब मिट जाते हैं। वही बात बाबा जी तुम्हें कह रहे हैं। शब्द अलग है लेकिन बात वही है कि जैसे ही हम भ्रम की परंपरा को छोड़कर समझदारी की परंपरा पर न्याय, धर्म, सत्य के साथ बढ़ते हैं, तो क्या होगा? हमारे सारे साप ताप पाप मुक्त हो जाएंगे। यानी जो भ्रम है, ये सारे पाप ताप और ताप जो है भ्रम के कारण ही है, तो ये भ्रम ही विदा हो जाएगा। मानव संस्कारानुसंगीय इकाई है। अभी तक मानव को क्या समझा? वंशानुसंगीय इकाई। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार जीव जंतु जानवर अपने एक शरीर से अपने जैसा दूसरा शरीर बना रहे हैं, वैसा ही मानव भी करता आ रहा है। जबकि मानव को समझना होगा कि मानव वंशानुसंगीय नहीं है, वो संस्कारानुसंगीय है। अर्थात उसके साथ जो परंपरा होगी वो संस्कारों की होगी। क्यों? क्योंकि मानव ही इस धरा का इकलौता ऐसा व्यक्ति है या इकलौती ऐसी अवस्था है जिसमें समृद्ध मेधस है। जीव जंतुओं में समृद्ध मेधस नहीं है, इसलिए वो शरीर मूलक होकर जीते हैं। लेकिन मानव समझदार है, उसके पास समृद्ध मेधस है, उसके पास कल्पना शक्ति और कर्म स्वतंत्रता है, जिसका प्रयोग उसे अपने संस्कारों को परंपरा में लाने के लिए करना है। लेकिन मानव तो खुद को पहले भी संस्कार समझना होगा क्या है। समझदारी या भ्रम परंपरा पूर्वक ही आता है, क्योंकि मानव संस्कार अनुसंगीय है। तो जिस प्रकार की सोच को लेकर आगे बढ़ेगा, वही सोच और ज्यादा विस्तृत होती जाएगी। तो भ्रमवश मानव भ्रम के साथ आगे बढ़ता रहा। तो आज हम इतने भ्रमित हो गए कि अपने ही परिवार के सदस्यों का, अपने पिता का, अपनी माता का, अपने भाई बहनों का
अपने पति का, पत्नी का हम मर्डर तक करने को तैयार हैं। ये नीले ड्राम और ये पीले ड्राम और वो सिक्किम वाली घटना जहां ले जाकर पति को मरवा दिया जाता है, अभी ये आम होने लगी। तो ये किसका कारण है? मतलब इसके पीछे जो कारण है वो क्या है? वो कारण है धर्म। क्योंकि हमारे पास जो परंपरा बनी हुई है, धर्म की परंपरा बनी हुई है। तो परंपरा किसकी बननी है? गलत की कभी कोई परंपरा नहीं होती, इसलिए बार बार परंपराएं चेंज होती रहती है। अभी तक जो परंपरा देखो, ये जो हम धर्मों में मानते हैं कि सतयुग से लेके त्रेता युग और कल युग और ये जो अब कौन से वाला युग आ रखा है, इसमें हमेशा ही परंपराएं बदलती रही। लोगों की जो स्वीकार्यताएं है वो बदलती रही। क्यों? क्योंकि ये परंपराएं आधारहीन थी, ये भ्रमित परंपराएं थी, और भ्रमित परंपरा का कोई आधार नहीं होता, तो समय समय पर ये परंपराएं बदली रहती है। तो बाबा जी यही समझा रहे हैं कि परंपरा दो ही की होती है, या तो समझदारी की या भ्रम की। मानव संतान से उसकी परंपरा जन्म से ही विद्यमान होने के कारण वे गुण उसमें प्रचलित प्रेषित हो जाते हैं। अब मानव की जो संतान है उसकी कोडिंग ऐसी है, आप जीव जंतुओं को भी देखो, जीव जंतुओं के जो भी गुण हैं वो उसकी संतान में स्वतः ही आ जाते हैं, उसको उनको सीखना नहीं पड़ता। चिड़िया का बच्चा है तो उड़ेगा ही, कुत्ते का बच्चा है तो भौंकेगा ही, शेर का बच्चा है तो शिकार करेगा ही। ये उसमें कोडिंग ही है, जेनेटिक कोडिंग है जिसके कारण वो हो रहा है। तो शरीर मूलक होना यानी देखकर सीखना, ये सब मानव में था ही, वो जेनेटिक चलता ही रहा। मानव के बच्चे में यानी मानव में ऐसी परंपरा है, ऐसी मतलब कोडिंग है कि मानव संतान में उसकी परंपरा, जो भी उसकी परंपरा है, भ्रमित परंपरा थी तो भ्रमित को, और जागृत परंपरा होगी तो जागृत परंपरा को वो ग्रहण कर ही लेगा। ये कोडिंग है उसके अंदर। इसके बाद आता है पुरुषार्थ और परमार्थ, ये शब्द और आए हैं, पुरुषार्थ और परमार्थ। पुरुषार्थ परमार्थ के आधार पर मानव समझदार होकर भ्रम से मुक्त होता है। पुरुषार्थ और परमार्थ, इन दो शब्दों को समझना है। आप अंडरलाइन कर लें इन दो शब्दों को। इन दो शब्दों पर जैसे हमने कल चिंतन किया था, ये जो शब्द है इन पर ऐसे ही शब्द पर चिंतन होगा। परमार्थ यानी कि दूसरों के लिए किया गया कार्य, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त चारों अवस्थाओं के लिए। और पुरुषार्थ है स्वयं की मेहनत, जैसा मुझे अभी तक भास हुआ। इसको हम आगे और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। भ्रम से मुक्ति का तात्पर्य है जीवन जागृति पूर्वक जीने के कार्यकलाप। हम बार बार भ्रम मुक्ति की बात कर रहे हैं। भ्रम मुक्ति के बाद क्या होगा? मानव जागृति की तरफ बढ़ेगा, न्याय धर्म सत्य की परंपरा होगी, नियम नियंत्रण संतुलन की परंपरा रहेगी। अभी तक परंपरा में हमको जो कुछ शिक्षा मिली है वह शरीर सापेक्ष जीना, इसका गवाही है लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद में पढ़ाते हैं। अभी तक मानव जिस परंपरा में जी रहा है वो शरीर सापेक्ष परंपरा है, उसमें शरीर को ही आधार माना गया है, यानी सुख और दुख का आधार शरीर ही है। शरीर को ही आधार मानकर ये जो भ्रम की परंपरा चली है, तो इसका प्रमाण क्या है? ये परंपरा गलत है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद। और सारी पढ़ाई इसी के लिए है। आप मनोविज्ञान को देखो तो मनोविज्ञान कामोन्माद से भरा पड़ा है। आप अर्थशास्त्र को देखो तो वो लाभोन्माद से भरा पड़ा है। समाज शास्त्र को देखो तो भोगोन्माद से भरा पड़ा है। ये सारी यही प्रवृत्तियां है। आप किसी भी शास्त्र को उठाकर देखो, इन्हीं तीन चीजों के ओर घूम रही है। जबकि मानव जीवों पशुओं से भिन्न है, भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति वाला है। मानव की प्रवृत्ति जीव जानवरों से, जंतुओं से अलग है। जीवन के कारण
मानव में बहुमुखी अभिव्यक्ति है। जीवन पशुओं में भी है, लेकिन इसी जीवन के कारण मानव में बहुमुखी अभिव्यक्ति है। क्यों? क्योंकि मानव के पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है। और कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता क्यों है? क्योंकि उसके पास विकसित मेधस है, जो जीव जंतुओं के पास नहीं। तो इसी बहुमुखी अभिव्यक्ति के कारण आज मानव ने जो विकास किया है, इसको विकास कहे या ह्रास कहे, जो भ्रमवश जिसको विकास समझे बैठा है, ये किसका कारण है? ये जीवन के ही कारण है। जीवन में जो अक्षय बल अक्षय शक्तियां हैं, इन्हीं के कारण मानव आज यहां तक पहुंचा है। लेकिन फिर भी देख लो, किसी भी मानव से पूछ लो, मानव क्या चाहता है? सुख चाहता है। उसका संपूर्ण जीवन इसी सुख की चाह में निकल जाता है। सारा कार्य वो अपने सुख के लिए, अपने बच्चों के सुख के लिए करता है। लेकिन ना तो वो स्वयं में सुखी हो पाता है, ना ही उसके बच्चे उसके साथ सुखी रह पाते हैं। आज आज यही कारण है कि माता पिता और बच्चों के बीच में खाई बन गई है। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने शरीर को आधार मानकर जी रहे हैं। सब अपने अपने शरीर को आधार मानकर अधिक से अधिक भोग, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। और अब मानव में एक खास तरह की बीमारी देखी जा रही है। शायद मैं भी उससे पीड़ित हूँ, आप सभी उससे पीड़ित हैं, जितने भी भ्रमित मानव है उससे पीड़ित ही है। और वो बीमारी किसकी? उस बीमारी है क्या? वो बीमारी है अधिकार की, कि घर में चलेगी किसकी। मम्मी सोचती है कि मेरी चले, मैं पूरे दिन घर में काम करती हूँ। पिता ये सोचता है कि मैं घर में कमा के लाता हूं तो सारा परिवार मेरी ही बात माने। बच्चे ये सोचते हैं कि सभी माता पिता अपने बच्चों का पेट भरते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई करवाते, तुमने क्या अलग कर दिया? अब मैं बड़ा हो रहा हूं तो मेरी भी चले। और इस चलने के चक्कर में परिवार में प्रेम की जगह अविश्वास का माहौल रहता है, तकरार का माहौल रहता है। कहीं ना कहीं ये मैं अपने परिवार में भी कई बार देखता हूँ, सभी के परिवार में है। सबकी अपनी अपनी सलाह है। भ्रमित अवस्था में मैं भी ये सोचता कि भी कमाने वाला मैं हूं तो मेरी चले। लेकिन बच्चे ये सोचते कि पापा आपसे ज्यादा समझदार हम हो गए हैं तो हमारी चले, हमारी भी उसको ध्यान रखा जाए। तो इसके बीच में संतुलन कैसे किया जाए? ये संतुलन होगा समझदारी से। अभी क्या करना है? कई बार मैं भी यही गलती करता हूं कि मैं समझदार हो गया और मैं बच्चों से ये उम्मीद करता हूं, या परिवार के सदस्यों से ये उम्मीद करता हूं कि ये भी समझदार हो गए, नहीं हुए समझदार है। तो पहला सारा कार्य किसके ऊपर है? मेरे अपने ऊपर। पहले सारा कार्य मुझे अपने ऊपर करना है। मानव और पशु या जीव, इन दोनों में भिन्नता है। किस आधार पर भिन्नता बता रहे हैं बाबा जी? कि मानव समाधान चाहता है, सुख चाहता है। ये कल श्याम वाली बात आगे जो सामने पूछी थी। मानव समाधान चाहता है, कोई पशु, झाड़, पत्थर समाधान नहीं चाहता। झाड़ माने पेड़ पौधा। तो बाबा जी कहते हैं कि जो समाधान, समाधान मतलब सुख, जो सुख की चाहना है वो केवल मानव में है। किसी भी पेड़, पत्थर, जीव जंतु, इसमें समाधान की या समृद्धि की चाहत नहीं है। मानव समृद्धि चाहता है, यानी जरूरत से ज्यादा उत्पादन कौन करना चाहता है? मानव। कोई पशु पक्षी समृद्धि चाहता है नहीं, क्योंकि तो उसके उसके सामने जो चीजें हैं उसका काम क्या है? केवल खाना। वो चार विषयों में लगा हुआ है, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। तो उसके लिए ये प्रकृति पर्याप्त है मानव के लिए भी। लेकिन मानव समझा नहीं। मानव को भोजन के रूप में जितना सामान चाहिए पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, खा लो कितना खाना है। अरे प्रकृति की तो इतनी अच्छी कोडिंग है, तुम एक बीज डालते हो, तुम एक आम की गुठली डालते हो,
हर साल सैकड़ों आम उस पेड़ पर लगते हैं। कितनी अच्छी प्रकृति की टेंडेंसी, कितनी अच्छी कोडिंग हो रखी है। तो खाने पीने की कमी इस धरती पर नहीं है, इतना ही समझना है। ये जो समृद्धि का भाव है, ये मानव को चाहिए। जीव जंतु उत्पादन नहीं करते। उत्पादन करने की जो कला है वो मानव में ही है, क्योंकि मानव में ही कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है। किसी भी जानवर में, शेर, गाय, सांप, सुअर आदि, इनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होती। देखा है कभी गाय को अपना भोजन इकट्ठा करते हुए, कहीं सांप को अपना भोजन इकट्ठा करते हुए? अब सांप चूहे और मेंढक खाता है, ऐसा तो नहीं कि सांप उन मेंढकों को मार मार के अपने बिल में जमा कर लेता, भाई सर्दी में काम आएंगे या इमरजेंसी में काम आएंगे। या बकरी कुछ ऐसी सोचती होगी, भाई मुझे घास पत्ती खानी है, तो क्यों ना मैं अपने इनको तोड़ तोड़ के अपने घर में इकट्ठा कर दूं। घर ही नहीं है। तो ये प्रवृत्ति केवल मानव में ही है। संग्रह की जो प्रवृत्ति है, कुछ लोग कहते हैं कि चींटी को देख लो। चींटी क्या करती भैया? चींटी सारा सामान इकट्ठा करती है अपने बिल के अंदर, लेकिन वो भी उसको स्टॉक करने के लिए नहीं है कि इमरजेंसी, वो केवल इतना है, उसकी टेंडेंसी है। सर्दियों में तुमने देखा होगा चींटी, ये मकोड़े बहुत ही कम नजर आते हैं। इतनी जो अनुकूलता नहीं होती शरीर की कि ठंड में बाहर आए, इसलिए वो अंदर ही रहते, अपने खाने का सामान कर लेते हैं। तो ये उनकी क्या है, कोडिंग है। मानव की कोडिंग ऐसी नहीं है। मानव अगर एक आदमी 10 आम लगा के पेड़ लगा दे, या एक व्यक्ति कोई भी किसी तरह के फलों के पेड़ लगा दे, तो उसकी आने वाली पीढ़ियों तक वो काम चलता रहेगा। और अगर हर पीढ़ी 2 पेड़ लगा दे, तो तुम्हें क्या लगता है खाने की कमी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यही समृद्धि का भाव है। ये समृद्धि किसको चाहिए? मानव को, जीव जंतुओं को नहीं। अगर ये समृद्धि का भाव आ गया तो संग्रह अपने आप ही छूट जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना। जिस टेंडेंसी के साथ, जिन गुणों के साथ, जिन अवगुणों के साथ आप बढ़ रहे हो, बढ़ते रहो। जैसे जैसे आप समझदार होते रहेंगे, वैसे वैसे ये जो भ्रम की जो चीजें हैं, ये जो फालतू की चीजें हैं, ये जो मानव परंपरा में भ्रम वाली परंपरा है, ये धीरे 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 निकलते रहेगी। ये वही एग्जाम्पल है कि एक गिलास पानी और दूध से भरा जग। तो जीवन में जब जब कुछ सार्थक चीज मिलेगी, जीवन अपने निरर्थक चीजों को छोड़ देगा। बाबा जी बता भी रहे हैं कि चींटी भी संग्रह के उद्देश्य से संग्रह करती है, ऐसा कुछ नहीं है। संग्रह के लिए प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं है। चींटी की आदत नहीं है संग्रह करने की, उसकी कोडिंग में है। वस्तु मिलता है, इकट्ठा किया रहता है। उसे जब कुछ मिलता है तो अपने बिल में ले जाती है, नहीं मिलता तो नॉर्मल है, खा पी के अपना मस्त। कुछ अतिरिक्त मिल गया तो वो ले जाती है। किसके लिए? आने वाले प्रतिकूल समय के लिए, क्योंकि उसको पता है मेरे साथ क्या होना। लेकिन मानव में जानबूझकर संग्रह सुविधा की प्रवृत्तियां हैं। जानबूझकर फालतू की चीजों को वो घर में इकट्ठा किए रहता है। और ये जानबूझकर फालतू का सामान संग्रह करने की प्रवृत्तियां काफी लोगों में है, मुझ में भी है। मैं भी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ मंगाता रहता था, अब भी कुछ ना कुछ मंगाता रहता हूँ। ये प्रवृत्तियां हैं इंसान में, धीरे धीरे छूट रही है, अब उतनी नहीं जितनी पहले थी। मैं अपना ही उदाहरण तुम्हारे सामने बता दूं बेटा, मैं इतना ज्यादा संग्रह प्रवृत्ति वाला था, इतना ज्यादा सुविधाओं का यूज करने वाला था कि मैं किसी भी मोबाइल फोन को 6 महीने से ज्यादा रखता ही नहीं था। गाड़ी को 5 साल से ज्यादा रखता ही नहीं था। मेरा पिछले वाला मोबाइल फोन मेरे पास 1.5 से 2 साल चला, अंत में टूट गया। टूट गया तो नया लेना पड़ा। इसको भी 6 महीने हो चुके, लेकिन अभी बदला नहीं, और ना ही बदलने की कोई जरूरत महसूस हो रही है। आप समझ पा रहे मेरी बातें? तो धीरे धीरे जो भी भ्रम की जो, ये जो संग्रहात्मक, संग्रहात्मक जो प्रवृत्ति थी मानव की, धीरे धीरे सब छूट जाती।
तो बाबा जी कह रहे हैं कि मानव में ही ऐसी प्रवृत्ति कि वो जानबूझकर सुविधाओं का संग्रह करता है। क्यों? क्योंकि उसको अनिश्चितता है। किसके प्रति? भविष्य के प्रति, संबंधों के प्रति। जिस प्रकार का आचरण वो समाज में देखता है, अपने परिवार में भी उसी प्रकार का आचरण देखता है। दो तरह का आया वाद, अध्यात्मवाद और विज्ञानवाद। विज्ञानवाद ने आदमी को और भी ज्यादा व्यक्तिवादी बना दिया। अध्यात्म के समय इतना तो था कि कम से कम परिवार मिल के रहते थे, लेकिन जब से विज्ञानवाद आया है, इसने अपने लाभ को बढ़ाने के लिए मानव संबंधों को समाप्त करना शुरू कर दिया है। अब देखो टीवी पर कोई भी प्रोग्राम, वो परिवार में कलह, परिवार में साजिश और परिवार में हो रहे अपराधों को दिखाता है। तो दुनिया भर के डायल 100 और क्राइम रिपोर्टर टाइप के प्रोग्राम, और इवन जो सीरियल जो हम देखते हैं, डेली सोप, इनका मटेरियल भी क्या है? बहुत ही मुश्किल से कोई सीरियल होगा जो परिवार में संबंधियों के साथ, संबंधों के साथ कैसा जिया जाता है इस पर बना हो। नहीं तो हर प्रोग्राम में क्या चल रहा है? सास बहू की, बहू सास की, सास ननद की, जेठानी की, देवरानी की, भाइयों की, इनकी लड़ाइयां दिखाई जा रही हैं। और ये इतनी सावधानी से लड़ाइयों में इमोशंस फिट करते हैं कि मुझे ये लगता है कि सच में ये सारी चीजें मेरे साथ ही हो रही है। परिवार का हर सदस्य अपने आप को विक्टिम समझता है। ये क्राइम रिपोर्टर जैसे सीरियल देखकर हर बहू को, हर बेटी को, हर पति को यही लगने लगता है कि कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। ये इतनी सातिरपने के साथ किया जा रहा है कि जब ये असुरक्षा का भाव होगा तो परिवार अलग अलग बटेंगे। एक ही परिवार में एक व्यक्ति की 4 संतानें हैं, वो 4 संतानें अभी मिलजुल कर रह रही है। लेकिन जैसे टीवी के इस प्रकार प्रोग्राम देखती है तो वो 4 संतानें 4 अलग अलग घरों में शिफ्ट हो जाती है। जो वो एक ही घर में थी तो एक टीवी था, एक गैस थी, एक सिलेंडर था, एक डाइनिंग टेबल थी, एक सोफा सेट था, बेड उनकी सुविधा के अनुसार हो सकते हैं। लेकिन जब यही 4 परिवारों में बटे तो क्या हुआ? हर परिवार में एक टीवी, हर परिवार में एक एसी, हर परिवार में एक गैस चूल्हा, एक डाइनिंग टेबल, एक फ्रिज। तो इससे क्या हुआ? इससे समान विका तो लाभ हुआ। तो अब देखो बेटा, अपने लाभ के लिए किस प्रकार से ये मानवों की जो मानसिकता है उस पर प्रहार कर रहे हैं, किस प्रकार से संबंधों को जूझ करके, संबंधों में भ्रम फैलाकर, संबंधों में अविश्वास फैलाकर ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा। मानव में जानबूझकर संग्रह सुविधा की प्रवृत्तियां होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि उसमें भोग, अति भोग की वासना होती है। एक हवस है जरूरत से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करने का। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भोग से ही सुख मिलता है। आम मीठा लगा, आम खाया, 1 खाया, 2 खाया, 4 खाए। ये जो अति भोग की है उसको लगता है कि इससे मुझे आनंद आ रहा है, शरीर मूलक होकर जी रहा है, भ्रमित अवस्था में है, तभी ऐसा हो रहा है। इस आधार पर समाधान और व्यवस्था लक्ष्य न होकर संग्रह सुविधा हमारा लक्ष्य हो गया है, और उसके लिए प्रिय हित लाभ दृष्टिकोण रहा है, और फलस्वरूप हम दुखी होते रहे, संघर्ष करते रहे, प्रताड़ित होते रहे। हमारा लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि हमारा लक्ष्य नहीं है। भ्रमित अवस्था में अधिक से अधिक लाभ कमाना, अधिक से अधिक वस्तु का संग्रह, अधिक से अधिक भोग, ये हमारा लक्ष्य हो गए हैं। क्योंकि हम जीवन प्रधान ना होके शरीर प्रधान तरीके से जी रहे हैं।
और ये जो भोग अति भोग की और काम की बात आती है, तो इसमें हम किस चीज का, कौन सी दृष्टि का प्रयोग कर रहे हैं? प्रिय हित लाभ का। ये चीज मुझे अच्छी लगी, संग्रह कर दिया। कुछ लोगों को देखा है बेफजूल के अमेजोन फ्लिपकार्ट खोल के लगे रहते, ये अच्छा, चल ये ले ले, चल वो ले ले। क्यों? ये जो अच्छा लगने वाली चीज है, इसके चक्कर में आकर वो इस प्रकार के कार्य कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि समझ नहीं है। यहाँ व्यक्ति सुविधा संग्रह में लगा पड़ा है, समाधान समृद्धि से इसको कोई मतलब नहीं है। इसका कारण क्या हुआ? फलस्वरूप हम दुखी होते रहे, संघर्ष करते रहे, आपस में लड़ते रहे, प्रताड़ित होते रहे। द्रोह विद्रोह जितना भी देखोगे, दो राज्यों में, दो देशों में आज अगर युद्ध का कोई कारण है तो वो क्या है? संग्रह सुविधा। हर देश अपने संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहता है। अपने नहीं, अपने संसाधनों का तो करना ही चाहता है, दूसरों के संसाधनों पर भी उसकी नजर लगी पड़ी है। पाकिस्तान भारत दोनों कश्मीर के लिए झगड़ रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे दो से देश है जो छोटे छोटे मुद्दों पर एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। सेकंड पैरा, इस परेशानी से छूटने का एकमात्र उपाय है जीवन जागृति और सह अस्तित्व को समझे और मानवीयतापूर्ण आचरण करे। मानव ही अस्तित्व में सर्वोच्च विकसित इकाई है, शरीर के रूप में और जीवन के रूप में है। जीवन अपने अस्तित्व की को और जागृति को प्रमाणित करने के लिए शरीर का प्रयोग करता है। प्रयोग करने के समय में वह बराबर शरीर को जीवंत बनाए रखता है, बाद में शरीर को ही जीवन मान लेता है। फलस्वरूप जीवन चेतना में जी के भ्रमित होता है और प्रमाणित करने के लिए पुनः शरीर को संचालित करता है। इस ढंग से कई बार शरीर को छोड़ने से तो परेशान होने की बात है। इसमें पाप पुण्य नाम की कोई चीज नहीं है, समझदारी या नासमझी ही होती है। समझदारी परंपरा में ही आता है, समझदारी को परंपरा में ही पाना है। कोई एक व्यक्ति समझदार होने से संसार तर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद से जो संग्रह की जो प्रवृत्ति मानव में बनी है, इससे तो केवल दुख ही आया है, केवल संघर्ष है, केवल पीड़ा है। तो इस पीड़ा से बचने का उपाय बाबा जी बता रहे हैं कि एक ही उपाय है, वह जीवन जागृति और सहअस्तित्व को समझे और मानवीयतापूर्ण आचरण को समझे। तो क्या कह रहे हैं? केवल समझदारी ही इसका इलाज है। और समझदारी में क्या बताया है? जीवन जागृति और सहअस्तित्व को समझे। जीवन क्या है इसको समझे, सहअस्तित्व क्या है इसको समझे, और मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है इसको समझे। तो पहले समझना किसको है? जीवन को। अभी तक सब कुछ समझा गया, केवल जीवन को ही नहीं समझा गया, शरीर को ही समझा गया। अगर जीवन को समझा जाता तो आज ये परेशानी नहीं आनी थी। मानव ही अस्तित्व में सर्वोच्च विकसित इकाई है, शरीर के रूप में और जीवन के रूप में है। ये वही बात बाबा जी ने कही है जो हम बार बार दोहराते रहे हैं कि चारों अवस्थाओं में सबसे विकसित जो इकाई है वो मानव है। और ये जो मानव है, ये शरीर और जीवन का संयुक्त अभाज्य रूप है। जीवन अपने अस्तित्व को और जागृति को प्रमाणित करने के लिए, जीवन का उद्देश्य क्या है? कि मैं हूं, मेरा कोई अस्तित्व है और मुझे जागृति को प्रमाणित करना है। इसी के लिए ये जो जीवन है शरीर का प्रयोग करता है। प्रयोग करते समय वह बराबर शरीर को जीवंत बनाए रखता है। शरीर का प्रयोग कब तक कर पाएगा जीवन? जब तक शरीर में जीवन होगा, जान होगी, तो उसको जीवंत बनाए रखता है। और बाद में क्या मान लेता है
ये शरीर ही सब कुछ है और उसी से प्रेरित होकर शरीर मूलक विधि से जीने लगता है। इससे क्या होगा? इससे जो चेतना है वो भ्रमित होगी। जब चेतना भ्रमित होगी तो फिर से जीवन तो प्रमाणित करना चाहता ही है। जीवन का एक ही उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य है अपने आप को प्रमाणित करना। प्रमाणित कैसे होगा? शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा कैसे? आचरण के रूप में। तो बार बार मनुष्य जन्म लेता है, बार बार मनुष्य यही सोचकर जन्म लेता है कि मैं जीवन के रूप में शरीर को ड्राइव करूंगा। लेकिन जब मनुष्य जन्म लेता है तो शुरुआत में तो ऐसा ही होता है, लेकिन बाद में माहौल को देखते हुए, परंपरा को देखते हुए वो स्वयं भ्रमित हो जाता है और शरीर को ही आधार मान लेता है, शरीर को ही जीवन मान लेता है। और हम सबके साथ ये हो रहा है। हमने शरीर को ही जीवन मान लिया है। और जैसे ही कोई हमारा प्यारा एक्सपायर करता है तो हम रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। क्यों? क्यों चिल्लाते चिल्लाते हैं? क्योंकि वो जा रहा है। जबकि समझना पड़ेगा, जा तो केवल शरीर रहा है, जीवन तो यही है, जीवन कहीं नहीं जाता। ये जो मृत्यु का भय है ये किस लिए है? क्योंकि हम शरीर मूलक होकर जी रहे हैं, शरीर को आधार मानकर जी रहे हैं। इस शरीर को, इस चेहरे को दुनिया भर की क्रीम पाउडर लगा के इसको संभाल के रखा। जिम में जाकर दुनिया भर का प्रोटीन पाउडर खाकर इस शरीर को तंदुरुस्त बनाया। पूरा मोह इस शरीर से हो गया। मैं देखता हूं कई बार लड़के लड़कियों को, ये अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ भी देखता हूं कि आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारते हैं। शादी में जाने से पहले 20 बार शीशा देखते हैं। कभी बाल ठीक करते हैं, कभी साड़ी ठीक करते हैं, कभी ब्लाउज ठीक करते हैं। चाहे महिला हो या पुरुष हो, शरीर को ही सब कुछ मानकर जी रहे हैं और फिर इसी शरीर के जाने का दुख मनाते हैं। अगर मानव ये समझ जाए कि मैं जीवन हूं, इस शरीर को चलाने वाली इकाई हूं और मैं अमर हूं। जिस प्रकार एक लंबी यात्रा में कभी हम रिक्शा में बैठते हैं, कभी बस में बैठते हैं, कभी जहाज में बैठते हैं, कभी कार में बैठते हैं, कभी टैक्सी में, इसी प्रकार मानव में जो जीवन है वो बार बार अपना शरीर परिवर्तित करता रहता है। और किस लिए परिवर्तित करता है? अपने आप को प्रमाणित करने के लिए। प्रमाणित क्या करना है? जागृति को प्रमाणित करना है। जागृति में किसको प्रमाणित करना है? सह अस्तित्व को प्रमाणित करना है। इसलिए जीवन हर बार क्या चाहता है? प्रमाणित होना चाहता है। लेकिन मानव भ्रमित अवस्था में शरीर को ही जीवन मान रहा है। इसलिए बार बार जीवन मरण, बार बार जीवन मरण। और फिर क्या दुहाई देता है कि जो पाप किए है भोगने पड़ेंगे, फिर से मानव जीवन में आना पड़ेगा। जब तक ये पाप नहीं भोगे जाएंगे चलता रहेगा। इसके बाद कभी न कभी मोक्ष होगा और ये जीवन मरण का कंटा है, जो चक्र है, वो समाप्त हो जाएगा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि इसमें पाप पुण्य वाली कोई चीज नहीं है, समझदारी या नासमझी ही होती है। समझ गया तो पुण्य है। बाबा जी ने कहा सबसे बड़ा पुण्य क्या है? समझदारी। और सबसे बड़ा पाप क्या है? ये भ्रमित होना ही सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य जितने भी पाप कर रहा है, जितने भी दुष्कर्म कर रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? भ्रम। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? भ्रम। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? समझदारी। तो समझदार होना ही सबसे पुण्य का काम है। और आप सभी छात्र मिलकर ये पुण्य का कार्य कर रहे हैं। ये पुण्य का कार्यक्रम क्या है कि मैं समझदार हो गया, मैं समझ गया, दूसरा भी समझ सकता है और मैं दूसरों को समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे समझदार होना है। समझ में आ रही बेटा जी? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? शानवी बेटा? यस सर। ठीक है, गुड। यहाँ तक कोई डाउट है?
नो समझदारी या सर। ना समझी ही होती है, समझदारी परंपरा से ही आता है। जैसे ना समझी की परंपरा अभी तक बनी हुई है, वैसे बाबा जी कहते हैं कि ना समझी की कोई परंपरा नहीं रहती, होती ही नहीं है। इसलिए बार बार परंपराएं हमारी चेंज होती आ रही हैं। तो परंपरा होगी किसकी? समझदारी की। एक बार, वो तुमने पुराने जमाने के जनरेटर देखे होगे या ट्रैक्टर या इंजन देखे होगे जो खेतों में लग रहे हैं, उसमें एक बार हथी मार के उसको स्टार्ट करना होता है। ऐसे एक दो तीन चार बार किया, उसके बाद हथी को निकाल ले तो पहिया अपने आप घूमता रहता है। तो इसी प्रकार एक बार दम लगाने की जरूरत है, एक बार जोर लगाने की जरूरत है। और एक बार मैं समझदार हो गया और वो समझदारी मेरे आचरण में आ गई। बाबा जी कहते हैं कि मैं समझ गया, मैं समझदार हो गया, मैं सहअस्तित्व को जैसा है वैसा देखने लगा। इसका प्रमाण क्या होगा? तो बाबा जी कह रहे हैं इसका प्रमाण होगा मेरा आचरण। तो मैं समझदार हो गया, मेरी समझदारी का प्रमाण क्या है? मेरी समझदारी का प्रमाण है मेरा आचरण। और परंपरा किसकी बनेगी? आचरण की। कौन से आचरण की? मानवीयता पूर्ण आचरण की। तो मैं समझदार हो गया, मैं मानव हूं, मैं मानव के कार्य को समझ गया, मैं शरीर के महत्व को समझ गया, शरीर की क्रियाओं को समझ गया। और अभी तक जो 4.5 क्रिया में उलझा पड़ा था, अपनी 10 क्रियाओं को एक्टिवेट कर लिया। और 10 क्रियाओं को एक्टिवेट करने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ, वो मेरे शरीर के द्वारा व्यक्त होने लगा, मेरे आचरण के द्वारा व्यक्त होने लगा। तो अब मेरे आचरण में निखार आता जाएगा। एक संबंधी के साथ न्यायपूर्वक आचरण करके मुझे तृप्ति मिली, फिर मैंने और संबंधियों के साथ न्यायपूर्ण आचरण किया, तृप्ति और बढ़ी। इसी प्रकार एक के साथ, दो के साथ, सबके साथ, एक परिवार के साथ, 10 परिवारों के साथ, 100 परिवारों के साथ, इस संपूर्ण सकल जहान को अपना मानकर जब मैं प्रयास करता हूं, तो मेरा आचरण मानवतापूर्ण आचरण हो जाता है। मुझे जागृति प्राप्त हो जाती है, और वो जागृति मेरे अनुभव में, जो मेरा अनुभव है, वो अनुभव मेरे आचरण में दिखने लगता है। यहां तक क्लियर है बेटा? अभी समय हुआ है 9:52 और एक पेज हमारा पूरा हो गया है। कल हम पेज नंबर 27 करेंगे। ओके। अभी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो पूछ सकता है। अंजलि बेटा, कोई आपका डाउट? श्याम, और ये मेरे ख्याल से स्नेहा या कौन है, कौन एक बच्चा, और ये नाम नो नहीं आ सर। रहा है। ये अंजलि है, श्याम है और शानवी है। ये चौथा बच्चा कौन है? इसका नाम नहीं आ रहा। सर स्नेहा है। हाँ स्नेहा, तुम्हारा कोई सवाल है बेटा जी? लगता है स्नेहा का क्वेश्चन बैंक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्यों स्नेहा, कोई सवाल है? और हाँ, कल स्कूल में आना है सबको, सुबह 8 बजे। कल स्कूल में ओलंपिक डे मनाया जाएगा, सभी बच्चों को आना है। वहीं पर बैठकर हम चर्चा करेंगे। श्याम, ये ग्रुप में मैसेज डाल देना, कल सुबह सारे बच्चे 8 बजे स्कूल मिलेंगे। ठीक है? सर। हाँ। सर मैं मैसेज तो डाल दूंगा लेकिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा कल। हाँ, तुमने बताया था कोई प्रॉब्लम है, सब ठीक ठाक तो है? सर प्रॉब्लम तो नहीं है बट कुछ जरूरी काम है जो पहले ही मैंने कर दिया सेटल मंडे को। कोई बात नहीं, तुम कल जा सकते हो, लेकिन हम कल मिलेंगे। ठीक है? हम्म। कल एक ग्रुप फोटो खींचेंगे अपना। सर स्कूल ड्रेस ही कैरी करनी है। हाँ, स्कूल ड्रेस कैरी करनी है, क्योंकि ओलंपिक डे है। कल कुछ प्रोग्राम है मेरे पास। राजेश बहन का फोन आया था, वो कह रही कल प्रोग्राम हमें कुछ करने हैं। तो कल हम सुबह मिलेंगे। लक्ष्मी को भी ले आते आना, और ग्रुप में मैसेज डाल देना सबके लिए कि कल सुबह स्कूल में सबको जरूरी आना है। ठीक है? तो स्नेहा, कोई सवाल है तुम्हारा?
सर आज का तो कोई सवाल नहीं है। कोई पुराना सवाल अच्छा पड़ा हो हाँ, पुराने सवाल हैं थोड़े। तो। सर वो मैं अभी पूछूंगी नहीं, क्योंकि मैंने ना अभी लास्ट की मतलब 2 वीडियोस देखी नहीं है जो हम्म। रिकॉर्ड हुई है। मैं पहले उन्हें देखूंगी, उसके बाद हाँ, पूछूंगी। मेरी कुछ वीडियो अटकी पड़ी थी तो आज मैंने टाइम लगा के सबको अपलोड कर दिया है। ये आज वाली भी सुबह तक अपलोड हो जाएगी। तो न्याय धर्म सत्य के बारे में अच्छी हमारी चर्चा हो गई है। मुझे लगता है कि इस पर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आज कुछ नए शब्द आए हैं, इनको नोट कर लेना। ये पुरुषार्थ है, परमार्थ है, क्षमता, पात्रता, योग्यता। तो सारा काम किस पे करना है? अपनी योग्यता बढ़ाने पर। आपसे बात करके मैं भी अपनी योग्यता बढ़ा रहा हूँ। सुनकर आप अपनी योग्यता बढ़ा रहे हैं। तो जागृति की तरफ किया गया हर प्रयास हमारी योग्यता को बढ़ाता है। अभिव्यक्त होने से हमारी योग्यता बढ़ती है। अभिव्यक्ति, व्यक्ति, और व्यक्ति का मतलब है व्यक्त होना। तो जो भी हम अच्छी चीज ग्रहण कर पा रहे हैं वो हमारे व्यक्तित्व में आ जाए, और व्यक्तित्व में वो चीजें व्यक्त होने लगे। इस व्यक्त होने से ही हमारी योग्यताएं बढ़ती है। और सुनने से हमारी क्षमता भी बढ़ती है। किस चीज की क्षमता बढ़ती है? सुनने की क्षमता। लिखने से कई बार हम आपको बोलते हैं कि भाई लिखने की जो क्षमता बढ़ाओ अपनी। जब भाई एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में कई बार क्या होता है कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और घर पे आकर हम एक्सक्यूज देते हैं। क्या एक्सक्यूज देते हैं? कि मुझे क्वेश्चन तो सारा आता था लेकिन लिख नहीं पाया, लिखा नहीं गया, समय कम था। वो समय कम नहीं रहता, हमारी क्षमता नहीं होती ज्यादा लिखने की। तो अपनी क्षमता को बढ़ाना है। यहाँ आप बैठकर 1 घंटा अपनी क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। कौन सी क्षमता? सुनने और समझने की क्षमता। ये हर रोज बढ़ रही है आप। तो अगर आपका कोई सवाल ना हो तो 3 मिनट बचे हैं अभी। 3 मिनट में हम कुछ और सार्थक बात कर सकते हैं चाहे तो। सर ये एक चीज तीन। पूछनी थी। हाँ, पूछो श्याम। सर कल 9 बजे तो क्लास है ना? शाम को ना? हाँ, रात में जो हमारी ये होती है। बेटे ये क्लास तो हमेशा ही रहेगी। ये हम्म। कई बार समस्या क्या होती है, मैं किसी जरूरी काम से बाहर रहता हूँ, कई बार ड्राइविंग मोड पे रहता हूँ, कई बार किसी पारिवारिक कार्यक्रम में रहता हूँ। तो अब हम इसका भी इलाज करने वाले हैं। अभी तक इस क्लास को मैं अकेला रन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम ये जिम्मेदारी एक एक बच्चे को देंगे। जैसे ये क्लास को प्रारंभ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन तुम एक कल थोड़ा सा गलती कर भाववश तुम 1 मिनट 2 मिनट पहले ही क्लास शुरू कर देते हो, जिससे कुछ बच्चे टाइमली जुड़ नहीं पाते। तो 9 बजे, 7-9 बजे ये क्लास आरंभ करनी है। ठीक है ना बेटा जी? ओके क्योंकि सर। कुछ कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं या कुछ और कार्यक्रम में लगे हुए हैं। कुछ बच्चे टीवी भी देख रहे हैं, और टीवी में 9 बजे का मतलब है कोई प्रोग्राम एंड होना। और एंड में बच्चों की उत्सुकता बढ़ जाती है जानने के लिए कि क्या होगा अब। तो उसमें लगे रहते हैं, नहीं कर पाते क्लास ज्वाइन। और मैं ये भी नहीं कहूंगा तुम्हें टीवी को छोड़ना है। जब ये क्लास और भी ज्यादा, इससे तुम्हें कुछ मिलने लगेगा, ये क्लास और भी ज्यादा व्यापक होगी, और भी ज्यादा समझदारी से भरी हुई होगी, तो तुम अपने आप टीवी देखना छोड़ दोगे। कुछ भी करना नहीं है। अभी केवल क्या है? समझदार बनना है। समझदारी के लिए क्या करना है? सुनना है और पढ़ना है, दो ही काम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ाई छोड़ी। पढ़ाई का अपना मैंने बताया था टाइम टेबल बना के रखो। जैसे स्कूल में पीरियड लगते हैं ना 5 सब्जेक्ट, तो एक एक घंटा हर रोज मिनिमम एक सब्जेक्ट का लगा कर रखो। इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, पेरेंट्स के साथ बातचीत, घूमना, ये सारी चीज रखो। उसमें टीवी देखना भी शामिल करो।
मोबाइल का जो तुम प्रयोग करते हो, इसका मोबाइल का सार्थक प्रयोग करो। जितना तुम्हारा सिलेबस है, सारा सिलेबस मोबाइल पर, यूट्यूब पर है। जिस चैप्टर में तुम्हें प्रॉब्लम आती है उसी को सर्च बार में जाके सर्च कर लो। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे एक से एक अच्छे टीचर के लेक्चर वहां पर अवेलेबल, उनको प्रयोग करो, समझो। ये 12वीं क्लास बेटा ऐसा है कि थोड़ा कुछ कर लोगे। देखो, पैसा कमाना भी जरूरी है, पैसा कमाने के लिए पढ़ना जरूरी है, स्किल होना जरूरी है। ये जो जागृति वाली बातें अभी एकदम से नहीं आएगी। तुम्हें इस लेवल तक पहुंचने के लिए 12 साल स्कूल आना पड़ा है। 12 साल में ये लगाओ कि अगले 6-7 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन सकते हो। वर्तमान में जिस प्रकार की शिक्षा है वो तुम्हें लाभोन्माद, भोगोन्माद और कामोन्माद की तरफ ही लेके जाएगी। लेकिन जीवन विद्या तुम्हारे साथ जुड़ गई तो ये तुम्हारे ऊपर नियंत्रण रखेगी, तुम जाना चाहोगे तब भी नहीं जाने देगी। यानी तुम्हारे साथ स्किल के साथ समझदारी भी होगी। समझ पा रहे हो? अगर किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं हो तो हम ये क्लास यहां पर ऑफ कर सकते हैं अभी। अंजलि बेटा, कोई सवाल? नो सर, आज का तो नहीं है कोई भी सवाल। शानवी बेटा, आपका कोई सवाल? नो सर। तो आप, तुम्हें डायरेक्शन ये है कि कल तुम पेज नंबर 27 कंप्लीट करोगे, ठीक है? पेज नंबर 27 और 28 पे जो पैरा खत्म हो रहा है यहां तक कंप्लीट करोगे। इसको पढ़ोगे, पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ चीजें तुम्हारी समझ में ना आए, फिर शाम को उस पर चर्चा होगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।